नमस्कार दोस्तों। आपने सुन रखा होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। महाराष्ट्र के नतीजे इतिहास दोहराने की बड़ी भूमिका पहले ही तैयार कर चुके थे। अब इतिहास को दोहराने के लिए जीतने और हारने वाली दोनों पार्टियां तैयार नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में बुरी तरह हारने वाली कांग्रेस अपने आजादी से पहले जैसे एक आंदोलन के इतिहास में लौटने की तैयारी कर रही है। अब की बार लक्ष्य चुनावी गड़बड़ियों के आरोप के साथ मशीन और चुनाव आयोग के सिस्टम को मोदी सत्ता के दखल से आजाद करवाना है। कल हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने पर सहमति भी बन गई है, जबकि जबरदस्त जीत हासिल करने वाली बीजेपी महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री चुनने में आ रही मुश्किलों से इतिहास दोहराने की राह पर जा सकती है। इस बात की आशंका बढ़ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों को आए हफ्ता बीत रहा है, करीब करीब हफ्ता अब होने को ही है, लेकिन मुंबई से दिल्ली तक मीटिंगों के दौर के बाद भी मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा है और महायुति में चुनाव से पहले जैसी खींचतान अब भी नजर आ रही है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो इस खींचतान को छोड़कर वैरागी बन गए लगते हैं और अपने गांव की ओर निकल गए हैं। वैसे राजनीति में इसे वैराग नहीं, कोप भवन में जाना माना जाता है कि वो कोप भवन में चले गए हैं। बताते हैं कि बीजेपी और महायुति सरकार के असली रणनीतिकार अमित शाह के साथ कल होने वाली एक निर्णायक मीटिंग तक शिंदे ने छोड़ दी और अपने गांव चले गए थे। मजबूरन अब वो अहम बैठक रविवार यानी आने वाले कल में होगी। इस मीटिंग में किसी फैसले की गारंटी तो अभी भी नहीं है, क्योंकि शिंदे साहब असल में नाराज ही हैं। उनका मुख्यमंत्री ना बनना तो तय हो चुका है। उनकी आगे की मर्जी भी पूरी होने की कोई सूरत उन्हें दिख नहीं रही है। लेकिन शिंदे का कोप भवन में जाना और ज्यादा अड़ना ही उस अंदेशे को बढ़ा रहा है, जो शिंदे को भी उद्धव ठाकरे जैसा बना सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और सरकार को लेकर यह हालत तब है जब बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार की महायुति को इतना जबरदस्त मैंडेट मिला है। उसके बाद तो अगले ही दिन मुख्यमंत्री को शपथ भी ले लेनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में तो विधानसभा का कार्यकाल भी 26 नवंबर को पूरा हो गया, जो बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री अब तक तय नहीं हो पा रहा है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की जो आशंका चुनाव से पहले थी, वो महायुति सरकार बने रहने से टल गई है कि अब राष्ट्रपति शासन वहां फिलहाल नहीं लगेगा। लेकिन जनता को सरकार अब तक नहीं मिली है, जबकि नतीजों के बाद महायुति की तीनों पार्टियां इस बात की दुहाई दे रही थी कि जिन नतीजों को विपक्ष मशीनी जीत बता रहा है, वो असल में जनता की एक स्थिर और मजबूत सरकार की मंशा के नतीजे हैं। तो क्या अब जनता की मंशा पूरी हो रही है? अगर ऐसा ही मैंडेट विपक्षी महाविकास आघाड़ी को मिला होता, तो क्या सरकार न बन पाने की सूरत में अब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लग गया होता? इतनी शानदार जीत के बावजूद दोस्तों, इतनी शानदार जीत के बावजूद मुख्यमंत्री के नाम पर भी सहमति ना बन पाना महाराष्ट्र की जनता के साथ भी इंसाफ नहीं है। अब जनता तो यह नहीं तय कर सकती कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन बीजेपी भी क्यों तय नहीं कर पा रही है, यह एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे जरूरत से ज्यादा वो चालबाजियां नजर आती हैं जो दिल्ली के जरिए चली जा रही है। उन पैत्रों ने ही एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना के भविष्य पर भी खतरे की तलवार लटका दी है। शिंदे को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, यह बात तो अमित शाह चुनाव प्रचार से पहले ही तय कर चुके हैं। अमित शाह अपनी मंशा भी जाहिर कर चुके थे, लेकिन शिंदे अपनी सीट बढ़ाकर खुद को बार्गेनिंग की पोजीशन में रखना चाहते हैं। शिंदे की शिवसेना ने 57 सीट लाकर अपना दम दिखा दिया और खुद को असली शिवसेना भी साबित करने की कोशिश की, लेकिन नतीजों में असली कमाल तो बीजेपी ने ही किया, जो 132 सीट जीत कर लाई। 288 विधानसभा सीटों में 132 सीट अकेले बीजेपी लेकर आ गई।
किसी की भी कल्पना से परे। शिंदे की सारी योजना फेल हो गई। हालांकि मौजूदा सीएम और मराठी कार्ड के नाम पर शिंदे ने कुछ दांव चलने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। 2.5 साल के मुख्यमंत्री और यहां तक कि अजीत पवार को भी शामिल करते हुए 2-2 साल और 1 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर चर्चा होने की भी खबर सामने आई। लेकिन बताया जाता है दोस्तों कि अमित शाह ने सारे फॉर्मूले रिजेक्ट कर दिए। बात शिंदे को भी समझा दी गई कि इस बार सीएम बीजेपी का ही होगा, क्योंकि मैंडेट बीजेपी का सबसे ज्यादा है। उन्हें डिप्टी सीएम बनना होगा। यह शिंदे को बताया गया कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए। शिंदे डिप्टी सीएम किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस की तरह अपनी स्थिति नहीं आना देना चाहते हैं। और अमित शाह के पास शिंदे पर दबाव की एक लिमिट है, क्योंकि शिंदे बीजेपी के नेता नहीं, अपनी खुद की पार्टी के मुखिया हैं। अमित शाह को शायद इस बात का अफसोस भी हो रहा होगा कि यह पार्टी और उसके मुखिया के तौर पर शिंदे को बनाने वाले शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। शिंदे की परेशानी सिर्फ इतनी है दोस्तों कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे। उनकी दूसरी परेशानी यह है कि अमित शाह अभी तक बीजेपी से ही सही मुख्यमंत्री का नाम भी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। यह देवेंद्र फडणवीस की भी परेशानी है। फडणवीस और अमित शाह की अदावत बरसों पुरानी है और राजनीतिक गलियारों में यह बात सबको पता है। अमित शाह को महाराष्ट्र में वैसा ही पर्ची वाला यशमैन मुख्यमंत्री चाहिए जैसा वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में बना चुके हैं। इस कोशिश में शाह किसी नए नवेले विधायक की लॉटरी भी निकाल सकते हैं। हो सकता है कि एक नया चेहरा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन महाराष्ट्र के दोनों मराठा साथी एकनाथ शिंदे और अजित पवार किसी जूनियर को सीएम पद पर नहीं देखना चाहते हैं। इस समीकरण से शिंदे और अजित दादा न चाहते हुए भी देवेंद्र फडणवीस के हक में वापिस आ सकते हैं कि ठीक है, आप देवेंद्र फडणवीस को ही कम से कम मुख्यमंत्री बना दीजिए। हो सकता है ऐसा। फडणवीस उनके समकक्ष भी है और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही आरएसएस भी फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता है। लेकिन ऐसा अमित शाह हरगिज नहीं चाहते और यही महाराष्ट्र का मौजूदा सबसे बड़ा पेच है। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर एकनाथ शिंदे का नाम खारिज है तो देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल भी नहीं हो रहा है। सीएम के पद से आगे का पेच है मंत्रिमंडल, जिसमें अमित शाह शिंदे को डिप्टी सीएम के तौर पर रखना चाहते हैं। लेकिन शिंदे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो अब उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। इसीलिए शिंदे अपने दल को नई कैबिनेट में ही शामिल नहीं कराना चाहते हैं। अमित शाह के दबाव में वो इसके लिए राजी तो हो गए, लेकिन खुद को कोई पद नहीं लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के बाद राज्य कैबिनेट में कोई भी पद उन्हें सूट भी नहीं करेगा। शिंदे की मंशा सरकार में जूनियर पार्टनर की तरह सीधे शामिल करने की जगह राज्य में अपनी पार्टी और संगठन को मजबूती देने की है, ताकि अगले चुनाव तक उनकी ताकत इतनी हो सके दोस्तों कि वो बीजेपी से बराबरी कर सके, अपनी शर्तों पर हर बात मनवा सके। अमित शाह भी इस बात को समझ रहे हैं। मोदी और अमित शाह इस बड़े से बड़े सहयोगी को अपने करीब के लेवल पर भी देखना पसंद नहीं करते हैं। बराबरी तो बहुत दूर की बात है। ऐसी ही सूरत आने पर मोदी और शाह ने 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया था। लेकिन आज की हालत देखकर लगता है कि एक शिवसेना को खत्म करने के चक्कर में मोदी और शाह ने एक परेशानी को 2 मुसीबत में बदल दिया है। जैसे भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया तो राहु को समाप्त करने के लिए था, लेकिन राहु और केतु 2 हिस्सों में बंट गया। शिवसेना के साथ भी ऐसा ही लगता है। उद्धव सेना तो अपनी जगह मौजूद है ही, शिंदे सेना भी बड़ी ताकत के साथ सामने है और तेवर भी दिखा रही है। इसीलिए अमित शाह चाहते हैं कि शिंदे सेना हर हाल में सरकार में शामिल हो ताकि उसे काबू में रखा जा सके। सरकार में शिंदे का शामिल ना होना जनता के बीच भी गलत संदेश देगा। मराठा वोटर्स पहले ही बीजेपी से बहुत आश्वस्त नहीं हैं।
हालांकि इस मामले में बिगड़ती बात तो अमित शाह ने संभाल ली लगती है, क्योंकि शिंदे सेना के प्रवक्ता का कहना है कि शिंदे साहब तो उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन पार्टी से दूसरा कोई बड़ा नेता इस पद पर आ सकता है। लेकिन यहां फिर से यही सवाल खड़ा हो रहा है, यही पेच सामने आ रहा है। शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन पाने के एवज में तगड़ी सौदेबाजी करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि वो गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और वित्त विभाग अपनी पार्टी के कोटे में चाहते हैं। ऐसा भी नहीं कि शिंदे की इन मांगों को मान लिया जाए तो बात खत्म हो जाएगी। अमित शाह जानते हैं कि एक बार सरेंडर का मतलब है हर बार के लिए सत्ता गंवा देना, मतलब उसके लिए रास्ता खोल देना। निगमों, विधान परिषद में नॉमिनेशन को लेकर भी शिंदे लंबी चौड़ी डिमांड कर सकते हैं। केंद्र में मोदी सरकार में शिंदे नए सिरे से डिमांड रख सकते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अमित शाह को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सरीखे बनते दिख रहे हैं। नायडू दिल्ली में मोदी सरकार को टिकाए रखने के एवज में अपने राज्य के लिए मोटी रकम की डिमांड करते हैं, और शिंदे चूंकि महाराष्ट्र में ही है इसीलिए ज्यादा ताकत और अधिकार चाहते हैं। शिंदे की डिमांड हर अहम मंत्रालय को लेकर है, लेकिन वित्त मंत्री तो अजीत दादा रहे हैं और नई सरकार में भी उनकी दावेदारी इस पद पर है। अजीत पवार तो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि महायुति में अजीत पवार को लाने के पीछे मोदी और शाह का बड़ा मकसद शिंदे को कंट्रोल में रखना है। मौजूदा आंकड़ों को भी देखें तो अमित शाह सिर्फ अजीत पवार के साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं, लेकिन शिंदे को किसी भी तरह सरकार से दूर रखना बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया गया तो महाराष्ट्र की जनता ही बीजेपी के खिलाफ हो सकती है और बाजी अमित शाह के हाथ से निकल भी सकती है। ऐसा होने से सत्ता के लिए 2.5 साल पहले किया गया मोदी शाह का करतब पूरी तरह एक्सपोज हो सकता है, जिस पर बीजेपी और शिंदे दोनों ही पार्टियां और नेता विचार, सिद्धांत और राज्य की भलाई जैसे दावों की चादर डाले रहते हैं। अब इसी चादर के नीचे अमित शाह की मजबूरी छिपी हुई है, तो शिंदे की सौदेबाजी भी। तो फिर सवाल यही है दोस्तों कि आखिर इस मुश्किल का हल क्या है? अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के सामने रास्ता क्या है? इस रास्ते की तलाश में एक रास्ता महाराष्ट्र के इतिहास की ओर जाता है। क्या शिंदे की नाराजगी और रूठकर कोप भवन में जाने का सिलसिला मोदी और अमित शाह 5 साल तक बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या शिंदे को काबू में रखने के लिए मोदी और शाह उनकी पार्टी में एक और एकनाथ शिंदे तैयार कर देंगे? किसी भी पार्टी में किसी नेता की महत्वाकांक्षा को हवा देना और इतनी हवा देना कि वो अपनी जड़ों यानी पार्टी से ही टूट जाए, ये कला बीजेपी के इन महारथियों को खूब आती है। तो क्या आने वाले समय में शिंदे भी उद्धव ठाकरे की तरह बनाए जा सकते हैं? वैसे इस काम में बहुत बड़ा रिस्क भी है। फिलहाल तो शिंदे को मनाने और उनके सौदेबाजी को मिनिमाइज करने के रास्ते ही तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि अगर शिंदे यूं ही रूठे रहे, सरकार भी बन गई और कांग्रेस को कोई नया आंदोलन लेकर सामने उतर आई कांग्रेस, तो जनता के बीच बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। सत्ता के लिए हर तरह के जोड़ तोड़ और गड़बड़ी के जो आरोप मोदी और शाह पर विपक्ष लगाता है, उसे नई धार मिल सकती है। इसीलिए कल होने वाली महायुति की मीटिंग में अमित शाह की पूरी कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट का चेहरा फाइनल हो जाए, राजी खुशी हो जाए। कल की मीटिंग में हल निकलता है तो मुश्किल बढ़ाने वाला कोई नया पेज, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। जो भी सामने निकलकर चीजें आएंगी, सारा अपडेट आप तक मिलेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक खबरों का विश्लेषण आप तक पहुंचता रहे, सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन साथ में दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो यहां अपलोड हो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।